नमस्ते। गुड मॉर्निंग। हम सबके अपने अपने गुरु, टीचर्स, मास्टर्स, डॉक्टर समीर हनीमान सर एंड मैनी मोर होम्योपैथिक मास्टर्स, इन सब के आशीर्वाद से आज की जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा क्या क्या क्वेश्चनरी हमने करनी चाहिए, उसी जर्नी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। हम चल रहे हैं केस टेकिंग के पार्ट पे। होम्योपैथिक केस टेकिंग कैसे होती है, तो उसी का अगला एफोरिज्म है, एफोरिज्म नंबर 90। When the physician has finished writing down these particulars, he then makes a note of what he himself observes in the patient. जब भी फिजिशियन अपनी राइटिंग डाउन के पार्ट को, जो जो वो पर्टिकुलर्स लिख रहा है, जो पेशेंट बोल रहा है, वो सब कुछ खत्म हो जाए, लिखने का काम खत्म हो जाए, फिर फिजिशियन को अब उसने क्या ऑब्जर्व किया उस पार्ट की नोट बनानी है, and ascertains how much of that was peculiar to the patient in his healthy state। और उसको जानना है कि जब वो हेल्दी स्टेट में था पेशेंट, तब वो किस तरीके से वो पिक्यूलियर था उसके अंदर, वो हमें एसरटेन करना है, जानना है, समझना है। किस तरीके का ऑब्जर्वेशन वो फुटनोट नंबर 88 में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, how the patient behaved during the visit, whether he was morose, quarrelsome, hasty, lachrymose, anxious, despairing, or sad, or hopeful, calm, etc. तो जब भी हमारे पास विजिट के लिए पेशेंट आते हैं, तो हमें ये उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसा है। जब भी हमारे पास सामने बैठता है, तब वो ड्यूरिंग केस टेकिंग उसका बिहेवियर कैसा होता है। क्या वो मोरोज है, मोरोज यानी कि दुखी और उसके साथ साथ एंगर, ये दोनों मिक्स होता है। क्वारलसम, झगड़ालू है, आपके पास आके वो झगड़ा करता है कि सर मेरे को ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ। मेरे पास एक पेशेंट ऐसा है जो ऐसा क्वारलसम होता है कि सर आपकी तो वैसे तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, 15 दिन में कोई चेंज नहीं है, 1 महीने में कोई चेंज नहीं है, 1.5 महीने में कोई चेंज। मैंने उसको उसकी दवाई दी, पहली बार में तो सही नहीं हुई, क्योंकि ऐसे पेशेंट पहली बार में क्वारलसम नहीं होते, वो दूसरे तीसरे चौथे फॉलोअप में आपको पता चलता है कि ये तो क्वारलसम है। फिर ये जब मैंने ऑब्जर्व किया फ्रिक्वेंटली, फिर जाके उसकी एक पिक्यूलियरिटी मुझे पकड़ में आई और मैंने उसको दवाई दिया, वो शांत हो गई। वो पेशेंट अब ऐसा झगड़ा नहीं करता जैसा वो पहली दूसरी बार में उसने किया। पहले दूसरे फॉलोअप में जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट हुआ पेशेंट, अब उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हुआ होता। यानी कि अब वो पेशेंट शांत हो गया, उसकी जो सूरा थी वो सही हो गई, उसकी जो बीमारी थी वो सही हो गई। साथ में उसको ओबेसिटी थी, तो आई थिंक 3 3 या 4 महीने में 5 किलो वेट लॉस हुआ। एंजियोइडिमा रहता था, वो सब खत्म हो गया। तो ये पेशेंट जब अच्छा होता है तो सभी एंगल से वो अच्छा होना चालू हो जाता है। हास्टी, यानी कि ऐसे पेशेंट आपको पहली विजिट में ही पता चल जाता है कि सर जल्दी कीजिए ना, मुझे बाहर जाना है, मेरा टाइम है, ये है। जबकि हमने उसको जब भी अपॉइंटमेंट देते तो हम बता देते हैं कि भाई आपको 1 1.5 घंटा लगेगा, फिर भी वो जो हास्टी पेशेंट होते हैं वो आके आपको बताएंगे कि सर जरा जल्दी कीजिएगा, मुझे जाना है। तो ये है हास्टीनेस। लैक्रिमोस, रोने वाला, वीपिंग टेंडेंसी वाला, वो तो हिस्ट्री में ही पता चल जाता है कि रोने लगते। एंजाइटी, यानी कि एंजियस होते, आपको क्वेश्चन ज्यादा करते, सर इतनी हिस्ट्री क्यों लेते हैं आप, इसका क्या को रिलेशन है। तो ये एंजाइटी दिखा रही, क्या मुझे ये तो नहीं हुआ। तरह तरह के क्वेश्चन बीच बीच में केस टेकिंग के दौरान वो आपको पूछेंगे। दैट इज एंजियस नेचर ऑफ द पेशेंट। डिस्पेयरिंग, सैड, कि भाई वो निराशावादी हो, यानी कि सर मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा, ये फ्रेंड ने बोला कि आपके पास आऊं तो मैं आ गया, यानी कि वो डिस्पेयर में है। सैड यानी दुखी है, वो चेहरे से पता चल जाता है कि पेशेंट इतना दुखी है। होपफुल है, यानी कि उसको आशा है कि यहाँ से मुझे अच्छा हो जाएगा। तो जो होपफुल पेशेंट होते हैं वो आके कैसे बात करते हैं कि सर मैंने काफी सारी ट्राई की, लेकिन
आपका एड्रेस मिला तो मुझे लगा कि नहीं, ये बीमारी मेरी यहाँ से सही हो सकती है, यानी कि वो होपफुल है। और दूसरे ऐसे पेशेंट है जो डिस्पेयर में है कि सर मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा होगा, ये तो ये इसने बोला कि आपके पास दिखाओ एक बार, तो मैं आ गई। वो एक बार वाले पेशेंट, ऐसे पेशेंट है वो वापस नहीं आते, क्योंकि वो ट्राई करने आते। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे पेशेंट दूसरी तीसरी फॉलोअप तक आते हैं, फिर अगर दवाई सच्ची नहीं रही तो फिर वो छूट जाती। लेकिन हमारी जो केस टेकिंग है वो एक एक फॉलोअप या एक सीटिंग की नहीं होती है, काफी बार वो 2 3 5 6 सीटिंग तक वो केस टेकिंग चलता है। और बाद में पता चलता है कि इसकी प्रॉब्लम ये है, इसकी सिकनेस क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, कोर पार्ट क्या है। कोई पेशेंट शांत रहता है, यानी कि वो कितनी भी अवस्था अवस्था आ जाए वो शांत रहता है, तो वो आपको हिस्ट्री में भी आपको पता चलता रहेगा कि इसकी ये डिस्पोजिशन है। तो हमें ड्यूरिंग विजिट के दौरान हमारे सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं वो हमें ऑब्जर्व करना है और उसकी नोट बनानी है। whether he was in a drowsy state or in any way full of comprehension, कि वो ड्राउजी स्टेट में है या कोई डल कॉम्प्रिहेंशन वाले पेशेंट है, कि वो नींद में है या उसकी समझ शक्ति ही काफी कम है। वेदर ही स्पॉक हॉर्सली और इन अ लॉ टोन, कि वो उनका जो आवाज है, स्पीच है, वो कैसी हॉर्सनेस हो गई, कि लो टोन की स्पीच है, कि इनकोहेरेंट स्पीच है, यानी कि कोई संगत नहीं है, कभी ये बात कभी वो बात, इनकोहेरेंट स्पीच है। हम पूछेंगे कुछ, वो बताएंगे कुछ। और हाउ अदरवाइज डिड ही टॉक, कि वो अभी 2 3 दिन पहले, आई थिंक संडे, मेरे पास एक पेशेंट आया था कि जिसमें मैंने उनको पूछा आखिर में कि आपको कितने दिन की दवाई दूं, क्योंकि वो बाहर जाने वाला था पेशेंट, आउट ऑफ कंट्री। तो मैंने उनको पूछा कि ये कितने दिन की आपको दवाई चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं सर, मैंने तो 15 20 दिन दवाई ली होगी। अभी वो पीछे की जर्नी की बात बता रही है, जबकि मैंने पूछा कि भाई केस टेकिंग खत्म हो जाने के बाद जब मेरी दवाई फिक्स हो गई, तो उसके बाद मैंने उनको पूछा कि आपको कितने टाइम की दवाई चाहिए। तो उसने ऐसा आंसर दिया, यानी कि ये इनकोहेरेंट आंसर है। जो आपने क्या पूछा और पेशेंट क्या बता रहा है, यहाँ से क्या पता चलता है, पेशेंट इज इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट, वो कुछ और सोच रहा है। हमारे पास एक रूब्रिक है, आंसर कंफ्यूजली एज इफ थिंकिंग समथिंग एल्स। तो ये इस तरीके का आंसर था। डिफेंस का पार्ट है, लेकिन हमें ये सब ऑब्जर्व करना है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। हाउ अदरवाइज डिड ही टॉक, और वो किस तरीके से बात कर रहा है। कोई कोई पेशेंट अभी, आई थिंक उसी पेशेंट में एक ऐसा था कि उसकी टॉक थी, वो काफी हास्टी टॉक थी, काफी स्पीड से वो शब्द बोल रही थी। तो ये ऑब्जर्व करने की बात है। वो आपका पेशेंट आपको ये बताएगा नहीं कि मेरी स्पीच ऐसी है, मेरा टॉक ऐसा है, मेरा आंसर्स देने का ढंग ऐसा है। तो वो काफी, मैंने दूसरी बार भी वो पेशेंट को वही बात बताई कि कितने दिन की दवाई दूं, तो उसने फिर से भी ऐसा ही आंसर दिया। उसकी जो साथ जो आया था रिलेटिव, उसने बताया कि सर ऐसा नहीं, ऐसा पूछ रहे कि आपको अभी कितने दिन की दवाई चाहिए। तब जाके उसको समझ में आया। तो ये काफी एक, हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। तो ये जब आप अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वेशन के साथ चलते हो, तब तब आपकी ये आपको ऐसे सिम्टम मिलेंगे, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। और ड्यूरिंग केस टेकिंग फिजिशियन का ध्यान उसी केस में रहना चाहिए। व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज फेस एंड आईज, उसके फेस और आईज का कलर कैसा है, रेड है, येलो है, पेल है, हिपोक्रेटिक है, sunken आईज एंड फेस है। आपको ये सब देखना है। एंड ऑफ ही स्किन जनरली, स्किन का कलर कैसा है, ब्लैकिश है, ब्राउनिश है, येलो है, पेल स्किन या फिर ड्राई स्किन, किस तरीके का लुक है, कलर है, वो हमें ऑब्जर्व करना है।
What degree of liveliness and power was there in his expression and eyes? किस तरीके की लाइवलीनेस और पावर है उसकी आंखों में, उसके एक्सप्रेशंस में। तो ये जो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन है आपको, एक अगर बिल्कुल खत्म हो गया हो, लाइवलीनेस खत्म हो जाए आंखों में, चेहरे में, एक्सप्रेशंस में आपको लाइवलीनेस नहीं दिखती है, यानी कि वो बंदा डेड हो गए। तो वहां से रूब्रिक निकलेगा डिल्यूजन डेड ही इज। लेकिन कुछ कुछ लाइवलीनेस है तो फिर वो डेड नहीं है। What was the state of his tongue, his breathing, the smell from his mouth and his hearing? उसकी टंग कैसी है, उसकी ब्रीथिंग कैसी है। काफी बार मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट जो आते हैं जिसमें कंप्लेन अलग होती है, लेकिन मैं कभी कभी उसकी ब्रीदिंग की पैटर्न को देख लेता हूँ कि कभी कभी इंस्पायरेशन शॉर्ट होता है, एक्सपायरेशन शॉर्ट होता है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन, प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन। तो वहां से आपकी जो दवाइयाँ है वो काफी कम हो जाती। आपकी प्रिस्क्रिप्शन वहां से आपको एक पिक्यूलियर फिजिकल सिम्टम मिल जाता है। हो सकता है आप उसको टोटालिटी में जगह न दे बाद में, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है ताकि आपके फ्यूचर में वो आपको काम लगे कि भाई ये जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि ऐसी दिक्कत थी, वो क्या वो सही हुई कि नहीं। तो वो आपको फॉलो अप जज करने में भी आपको हेल्पफुल होगा। स्मेल फ्रॉम हिज माउथ, हिज हियरिंग, ये सब कुछ हमें नोट डाउन करना है। उसका सुनना कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, वेयर हीज प्यूपिल्स डायलेटेड और कॉन्ट्रैक्टेड, ये सब कुछ नहीं देखते हैं काफी होम्योपैथ्स। तो हमें ये देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा उसके प्यूपिल्स कैसे हैं। हाउ रैपिडली एंड टू व्हाट एक्सटेंट डिड दे अल्टर इन द डार्क एंड इन द लाइट, प्यूपिल्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं डार्क एंड लाइट में। हाउ मॉइस्ट और हॉट, हाउ कोल्ड और ड्राई टू द टच was the skin of this or that part, और जनरली हमें स्किन को भी टच करना है, हेड, पाम्स, फीट और एब्डोमेन, या जहां पर भी आपको लगे कि मुझे ये चेक करना होगा वहां पर आपको टच करके देखना है कि जो जो स्किन है वो मॉइस्ट है कि हॉट है, कोल्ड है कि ड्राई है, कैसी है टच करने में, कितने पार्ट में, कुछ ही पार्ट में ऐसा है या सभी, पूरी स्किन ऐसी है, वो आपको चेक करना है। वेदर ही ले विथ हेड थ्रोन बैक, विथ माउथ हाफ और वॉली ओपन, विथ द आर्म्स प्लेस्ड अबव द हेड, ऑन हिज बैक और इन व्हाट अदर पोजिशन, कि उसने अपने सिर को पीछे डाल दिया है और मुंह खुला है या आधा खुला है, या फिर उसके आर्म्स किस तरीके से प्लेस्ड है अपने हेड के ऊपर या अपने पीठ के ऊपर, या फिर किस पोजीशन में वो बैठा है आपके सामने। आपको वो चेक करना, ऑब्जर्व करना है और फिर उसकी नोट डाउन करनी। What effort did he make to raise himself, किस तरीके से वो खड़ा हुआ जब भी हमारे सामने, जब हम उसको दवाई देते हैं और फिर खड़ा होके जाता है, तो हमें वो भी ऑब्जर्व करना है। कभी कभी जो ऑकवर्डनेस होती है वो हमें बाद में पता चलती है कि भाई इसको तो ऑकवर्डनेस भी है, तो वो नोट डाउन कर लेना है। भले ही दवाई तो हमने दे दी है, लेकिन वो नोट डाउन किया होगा तो आप उसको फॉलो अप में जज कर पाएंगे कि ये ऑकवर्डनेस गई कि नहीं गई। And anything else in him that may strike the physician as being remarkable, और कुछ भी आपको जो रिमार्केबल लगे कि नहीं ये कुछ अलग है, वो हमें नोट डाउन करना है। Aphorism number 91, the symptoms and feelings of the patient। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन करें कि यहाँ पर हनुमान सर ने फीलिंग का वर्ड यूज किया। ड्यूरिंग अ प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन डू नॉट फर्निश द प्योर पिक्चर ऑफ द डिजीज। जब पेशेंट कोई दवाई लेता है, ट्रीटमेंट चलती है, तो उस ट्रीटमेंट के दरमियान उसके जो सिम्टम्स और फीलिंग्स थे वो प्योर पिक्चर नहीं देते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, those symptoms and ailments which he suffered from before the use of the medicines or alter they had been, or after they had been discontinued for several days, give the true fundamental idea of the original form of the disease, and this especially the physician must take note of। लेकिन लेकिन जब दवाई नहीं चल रही थी उसके पहले किस तरीके की बीमारियां थी, किस तरीके के सिम्टम थे, कैसी फीलिंग्स थी,
या फिर उस दवाई को, ट्रीटमेंट को छोड़ देने के कुछ दिन के बाद किस तरीके का पिक्चर आता है, वो ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द डिजीज होता है। और फिजिशियन को इसका नोट डाउन करना ही चाहिए। When the physician is of a when the disease is of a chronic character and patient has been taking medicine up to the time he is seen, physician may with advantage leave him some days quite without medicine, or in the meantime administer something of an unmedicinal nature and defer to a subsequent period the more precise scrutiny of the morbid symptoms in order to be able to grasp in their purity the permanent uncontaminated symptoms of the old affection and to form a faithful picture of the disease। और जब भी कोई बीमारी क्रॉनिक नेचर की होती है, क्रॉनिक कैरेक्टर की होती है, और पेशेंट, जब तक हमारे पास हम जिस पेशेंट को देखते हैं उसमें वो दवाई चल रही होती है उसकी, तो हमारे पास एक एडवांटेज रह सकता है कि हम उसको कुछ दिन बिना दवाई ही छोड़ दे, एसएल पे छोड़ दे, प्लेसिबो दे दे, या फिर उसी टाइम में कुछ अनमेडिसिनल नेचर का दे दे, यानी कि प्लेसिबो दे दे। और कुछ समय के बाद फिर से हम मॉर्बिड सिम्टम्स को स्क्रूटिनाइज करें, यानी कि पूरी तपास करें फिर से उसके फीलिंग की, उसकी फिजिकल बॉडी की, उसके मेंटल स्टेट की, जिससे हमें प्योर पिक्चर मिले, हमें प्योरिटी के साथ अनकॉन्टामिनेटेड पिक्चर मिले, जो फेथफुल पिक्चर बनाता है डिजीज। तो हमें काफी बार ऐसा करना पड़ सकता है कि भाई हम दवाई न दे और प्लेसिबो दे के पेशेंट को छोड़े। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जहाँ पर आपको पिक्चर नहीं मिल रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उसको एसएल दे के छोड़ो, सब दवाइयाँ बंद कराओ, और फिर देखो एलोपैथी की सब दवाई, चाहे वो बीपी की भी क्यों ना हो या डायबिटीज की भी क्यों ना हो, वो सब दवाइयाँ बंद करके देखो। हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से बुलाओ और उसको पूछो कि अब कैसा है, क्या क्या दिक्कत है। आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। हो सकता है वो फिजिकल पार्ट पे मिले या फिर मेंटल पार्ट पे मिले, लेकिन हमें ऐसा करना होगा ताकि हमें प्योर पिक्चर ऑफ डिजीज मिले, ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज मिले। तो इसके साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर स्थगित करते हैं। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।